हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं रीट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बता रही हूँ, ये टॉपिक चल रहा है हमारा भू आकृतिक प्रदेश, भारत का भूगोल व संसाधन, राजस्थान का भूगोल व संसाधन। ये दोनों टॉपिक है आरबीएसई बुक 2000 आरबीएसई बुक कक्षा 9 के अनुसार। देखना अभी हमारा चल रहा है भू आकृतिक प्रदेश, उसके बाद जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। ये 3 टॉपिक हैं और इसमें भी राजस्थान में भी यही 3 टॉपिक है। तो अभी कहाँ से पढ़ेंगे? ये सिलेबस है रीट का, और आपको फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में भी ये मिल जाएगा, आपको कांस्टेबल में भी यही मिल जाएगा, और आपको ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम है उसमें भी यही टॉपिक है, और सेकंड ग्रेड का में भी यही टॉपिक है। तो ये कहाँ से हैं देखो, अभी मैं आपको पढ़ाऊँ। ये भारत का भूगोल जो राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, ग्राम सेवक, आरएस मैन और कांस्टेबल सभी में है ये सारा टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड में जो राजस्थान का, ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश, ये आप देख सकते हो, वो भारत का भौतिक प्रदेश था। और अभी मैं आपको बता दूँ आगे, और देखना आप, ये भारत राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये भी देख लो आप। और इसके आगे मैंने आपको कई बार पीडीएफ बताई है कि मैं आपको बताऊंगी जलवायु, ये भारत की जलवायु। इसी तरह नीचे राजस्थान की जलवायु भी आएगी, और उसके बाद आएगा आपका प्राकृतिक वनस्पति, और ये आ गई। देखो अभी मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे कि आप कहाँ से पढ़ाते हो, तो मैं बिल्कुल अथॉरिटी सोर्स, ये भारत की वर्षा का वितरण, ये जलवायु है राजस्थान, ये राजस्थान का देखो, ये भारत का हो गया, राजस्थान की हो गई। और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति भी यही टॉपिक है। तो पहले ये राजस्थान की जलवायु, और आगे प्राकृतिक वनस्पति है ना, वो इसी टॉपिक में है। तो मैं चाहती हूँ, पहले हमारा चल रहा है, ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने भारत की जो बताया था स्वरूप या विशेषता है भौतिक विभाग, उसमें से मैंने प्रथम हिमालय पर्वत पढ़ा दिया है, और वो भी पढ़ा दिया है मैदानी, उत्तरी मैदानी भाग भी पढ़ा दिया है। ये मानसून नहीं चाहिए हमको। पहले तो अभी हम पढ़ेंगे जो भौतिक स्वरूप है वो चल रहा है, और उसके अंदर तीसरा पार्ट है हमारा। और ये पूरी तटीय मैदान अभी हमें पढ़ना है, द्वीप समूह भी अभी हमने पढ़े नहीं हैं। इसमें से ये बाबर, ये तरह, ये सब पढ़ लिया हमने। ये आपको बताओ तो मैंने बताया था ना आपको कि भौतिक प्रदेश में पढ़ा रही हूँ, और वो भी आरबीएसई बुक से ही पढ़ाऊँगी। और इसमें से कुछ भी पॉइंट जो मिलेगा मुझे एनसीईआरटी का, तो वो भी मैं आपको एनसीईआरटी भी बताऊँगी। तो ये देखो आप, अभी ये भौतिक स्वरूप पढ़ा दिया मैंने, यहाँ से भी पढ़ा दिया, ये वृद्ध हिमालय ये भी पढ़ा दिया, ये देखो वृद्ध हिमालय भी पढ़ा दिया, उप हिमालय भी पढ़ा दिया, ये भौगोलिक वर्गीकरण बाबर प्रदेश ये भी पढ़ा दिया, तराई बढ़ा दिया, बांगर, खादर, ये थार का मरुस्थल अभी है। तो थार के मरुस्थल में मैं यहाँ से एक टॉपिक लूँगी। उसके बाद 11 क्लास की जियोग्राफी, उसके अंदर से जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी देखिए, थार का मरुस्थल ये हमारा तीसरा पार्ट है, भारत का भौतिक स्वरूप या भू आकृतिक प्रदेश। जलवायु परिवर्तन से निर्मित यह मरुस्थल अरावली पर्वत से पश्चिम में सिंधु मैदान तक विस्तृत है। कहाँ से लगा के? मरुस्थलीय अरावली प्रदेश के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में सिंधु के मैदान तक विस्तृत है। यह लगभग 150 से 380 मीटर ऊंचा और 640 किलोमीटर लंबा, 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह तेज हवाएं के कारण बालू का स्तूप और रेत के टीलों का निर्माण करती हैं। इन टीलों के मध्य वर्षा जल भर जाने से स्थायी झीलें बन जाती है। उसे क्या कहा जाता है? ढाड या रंध कहते हैं। यहाँ सांबर, लूण, करण, डिडवाना, पचमदरा आदि खारे पानी की मुख्य झीलें हैं। इसमें नमक तैयार किया जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह क्षेत्र पहले उपजाऊ था, यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी। यहाँ पर सरस्वती नदी के अवशेष भी मिलने का प्रमाण है, इसका प्रमाण है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट इसमें लिखा था ढाड या रन। अब हम 11 क्लास की आरबीएसई की बुक लेते हैं। ये 11 क्लास की भूगोल है, इसके अंदर से जो थार के मरुस्थल का जो पॉइंट मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। और ये देखो, ये इसकी जो अनुक्रमणिका है वो भी बता दूं मैं आपको कि कहाँ मिलेगा, ये देख सकते हो आप। और इसके अंदर से मैं बता दूं आपको, ये पूरी जो सारणी है इसमें, ये देखो, भारत की स्थिति, विस्तार और अवस्थिति, और भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक एकता, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे भारत की स्थिति विस्तार, ये पेज नंबर 159 पे। तो ये 11 क्लास भारत की जो संरचना, ऊंचा, अवच और स्थल आकृतियाँ हैं प्रदेश,
मैंने कहा था RBSC बुक से जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो आपको सारे मैं दूंगी। NCERT से भी जो होगा तो नेक्स्ट पार्ट में वो भी दूंगी। ये उत्पत्ति कहाँ से हुआ, आर्यकल्प, उच्च आवाज, और हमने तो 9th क्लास में जो पढ़ा था जितना डिटेल में वहाँ नहीं था जितना यहाँ है। ये देख सकते हो कितने पार्ट हैं। पूर्वी मैदानी, पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदान, उत्तरी मैदान, पश्चिमी मैदान और मध्य उच्च भूमि, पूर्वी दक्कन, उत्तरी दक्कन, कितना डिटेल से पढ़ाया हुआ है। देख सकते हो आपको कोई भी गाइड पढ़ने की बहुत ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। जो मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था ना वो यहाँ से था। ये देख सकते हो आप कि ये मध्य तटीय सागर वगैरह, गोंडवाना लैंड सब पूरा है। ये भौगोलिक वर्गीकरण बता दिया। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ है हिमालय, और हिमालय के पार्ट, ये लघु हिमालय, और यहाँ से कौन सा हिमालय और होगा, एक और लघु हिमालय के बाद आएगा उप हिमालय। जो हमने RBSC बुक में पढ़ा था ये उप हिमालय, जहाँ शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। और हिमालय का वर्गीकरण, हिमाचल हिमालय, वो कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, वो सब इसमें डिटेल दिया हुआ है। ये कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, जो कौन सी नदियों के बीच में है, और हिमालय का महत्व भी यहाँ से दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट और डिटेल से दिया हुआ है। विशाल मैदान, जो गंगा का मैदान बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से और भी डिटेल में दिया हुआ है। आप बोलोगे तो वो बता दूँ कि मैं आपको, ये बाबर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और ये तराई प्रदेश, ये बागर, ये खादर, सब पढ़ दिया। ब्रह्मपुत्र का मैदान वो इसमें नहीं था, 9th क्लास में ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। गंगा पुत्र का डेल्टा वो भी दिया हुआ है, कितना डिटेल से दिया हुआ है। लेकिन हमको तो थार के मरुस्थल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही देखने थे। थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है। कुछ भूगोलविद्वान इसे प्रायद्वीपीय भारत के अध्ययन में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में आधारभूत चट्टानें, दक्षिण में पठार भी विस्तार है। भूगोलविदों के विशाल मैदान के साथ इसकी निरंतरता के कारण इसे गंगा सतलज के मैदान के अंग के रूप में भी अध्ययन करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो दक्षिण पश्चिम का थार का मरुस्थल है उसको गंगा सतलज मैदान में के साथ भी उसको मानते हैं। और भौतिक दृष्टि से अपनी विशिष्टताएं व समस्याएं हैं। यहाँ से एक अलग प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है देखिए आप। कुछ विद्वान यहाँ बालू की उपस्थिति स्थानीय चट्टानों के विघटन से मानते हैं, कुछ किंतु धरातलीय चट्टानों से के प्राथमिक अपरदन के दक्षिणी जलीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। और कुछ विद्वानों का मत है कि क्षेत्रों में जलवायु पहले आर्द्र थी किंतु कालांतर में यह शुष्कता बढ़ती गई और इस क्षेत्र में शुष्क मरुस्थल बन गया, यानी कि इसका विस्तार और निर्माण हो गया। जैसलमेर के निकट आकल वुड फास्ट का प्रमाण इसका प्रमाण है। और ये एग्जाम में कई बार इस पार्क का क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है, थार के मरुस्थल में है। करोड़ों वर्षों पूर्व विशाल वृक्षों के अवशेष मिट्टी में दबे हुए मिले। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि यह क्षेत्र पहले एक बहुत ही उपजाऊ भाग था जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी, किंतु भूगर्भित हलचलों द्वारा इस क्षेत्र में ऊपर उठ जाने के क्षेत्र का जल प्रवाह गंगा सिंधु नदी में मिल गया, शुष्कता बढ़ती गई। लाटूस नामक विद्वान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू की उपलब्धि के विषय में बताया कि मिट्टी यहाँ प्रचलित दक्षिणी पश्चिमी झंझावतों द्वारा लाई गई, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश भागों में जमा हो गई। वैसे जलवायु की शुष्कता इस क्षेत्र को मरुस्थलीय रूप में सबसे प्रभावशाली कारण है। ये किसने कहा था? लाटूस ने कहा था। और भौगोलिक विशेषताएं कितना बड़ा है अभी देखते हैं। इतना ही है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में पूरा दे देंगे आपको। और यहाँ से थार के मरुस्थल का महत्व भी दिया हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल डिटेल से, आपको कोई गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भौगोलिक विशेषता मरुस्थल अरावली क्षेत्र से, ये भी हमने पढ़ दिया है। ये सब शायद 9th क्लास की क्लास में हमने ये देखा, यहाँ से तो हमने पढ़ा हुआ है। ये ढाड और रन वाला भी पढ़ दिया। पवनों द्वारा बालू का स्थानांतर, बालू की ऊर्जा ऐसा अनुमान लगाया जाए थार का मरुस्थल प्रतिवर्ष 1 किलोमीटर की गति से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। 1 किलोमीटर प्रतिवर्ष। इसके प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगाई गई है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति उगाई गई है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान काजरी, ये काजरी कहाँ है, इसका भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये जोधपुर में। दक्षिणी इंदिरा गांधी नहर को पूरा हो जाने से इसके प्राप्त सिंचाई की सुविधा से इस मरुस्थल को कायापलट हो जाएगी। इस नहर का निर्माण कार्य की संभावना का लाभ उठाने के लिए पूर्णता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसका महत्व क्या है? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी हो जाने से यहाँ गहन निम्न वायु दाब
निम्न दाब बन जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को तीव्रता से आकर्षित करता है। यहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों, चारागाह, पशुपालनों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ कई प्रकार के खनिज पाए गए हैं, अब्रक, जिप्सम, एस्बेस्टोस, कोयला, तांबा, घिया पत्थर आदि। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण जल उपलब्ध हो जाने के स्थिति में कृषि विकास की संभावना है। भौतिक विविधता के कारण यह पर्यटक आकर्षण का क्षेत्र है। जैसलमेर में भरने वाला वार्षिक मरु मेला यहाँ की पुष्टि करता है। मरु मेला कहाँ भरता है? जैसलमेर में। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्थित होने के कारण इसका सुरक्षात्मक महत्व है। और ये था पूरा डिटेल। और इसका पूर्वी इसका